नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। तो चलिए साथियों, आज हम बात करेंगे फिजिक्स के एक पॉइंट पर। और बहुत ही बेहतरीन तो है ये टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन है। और जो हम चर्चा करने जा रहे हैं आज, वो पॉइंट है अपना बल। क्या है? फोर्स पर हम बात करेंगे, बल पर हम बात करेंगे। देखिए, आज तक आपने बल पढ़ा होगा, काफी बार पढ़ा होगा, लेकिन जो वास्तविकता में बल को पढ़ने का जो तरीका है, किस तरह से एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने चाहिए, वो आज अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हेड लगा लीजिएगा, फोर्स, बल लगाइए। बोले तो बल की हम बात कर रहे हैं, बल की बात कर रहे हैं। दिख रहा है क्या यहाँ पे? अब सही है। फोर्स की हम बात कर रहे हैं, बल की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमें बल की परिभाषा के बारे में पता होना चाहिए, एक्चुअली बल होता क्या है। वास्तव में अगर देखा जाए तो बल एक राशि होती है, और भौतिक राशि के साथ साथ भी सदिश राशि होती है। तो सदिश का मतलब क्या होता है, ये भी हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि बल एक ऐसी भौतिक राशि है जिसके द्वारा हम किसी स्थिर वस्तु को गतिशील और गतिशील वस्तु को स्थिर अवस्था में क्या कर सकते हैं साथियों, ला सकते हैं। तो वह क्या कहलाता है? बल कहलाता है। ठीक है, क्या कहा मैंने कि बल एक ऐसी भौतिक राशि है, लिख लीजिएगा इसको। बल एक ऐसी भौतिक राशि है, बल एक ऐसी भौतिक राशि है जो किसी गतिशील किसी गतिशील वस्तु को गतिशील वस्तु को स्थिरावस्था में गतिशील वस्तु को स्थिरावस्था में तथा स्थिर वस्तु को तथा स्थिर वस्तु को गतिशील अवस्था में शील अवस्था में क्या कर सकती है? ला सकती है। अवस्था में ला सकती है। तो एक ऐसी भौतिक राशि जो किसी स्थिर वस्तु को गतिशील कर दे और किसी गतिशील वस्तु को क्या कर दे साथियों, स्थिर कर दे, तो ऐसी भौतिक राशि क्या कहलाती है? ये भौतिक राशि बल कहलाती है। क्या कहलाती है? ये भौतिक राशि क्या कहलाती है? बल कहलाती है, फोर्स कहलाती। क्लियर है? ओके, अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं कि ये जो बल है, ये कैसी राशि है। तो बल एक सदिश राशि है साथियों। कैसी है? सदिश राशि है। तो लिखेंगे बल एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब हो गया कि ऐसी राशि जिसको प्रकट करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। जैसे पहले तो ऊपर वाली लाइन को समझिए। मान लीजिएगा कोई वस्तु है, वो स्थिर है, मैंने इसके धक्का लगाया, यानी जो धक्का मैंने लगाया वो लगाया बल। तो धक्का लगाने से वस्तु गतिशील हो गई। कोई वस्तु गतिशील है, उस पर हमने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक क्या है? बल लगाया हमने। ब्रेक क्या है? बल है। तो वो रुक गई, यानी स्थिर अवस्था में आ गई। तो स्थिर अवस्था को गतिशील में और गतिशील अवस्था को स्थिर अवस्था में बदलने वाली जो भौतिक राशि है, वो बल कहलाती है। और ये जो बल होती है, ये सदिश राशि होती है। सदिश का मतलब होता है कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको प्रकट करने के लिए, इसको बताने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता होती है। जैसे आपने कहा कि सर मैंने बल लगाया, तो मैं आपसे पूछूंगा किधर लगाया? भाई ऊपर की तरफ बल लगाया, नीचे की तरफ लगाया, दाएं लगाया, बाएं लगाया, आगे की तरफ लगाया या पीछे की तरफ लगाया, यानी किस डायरेक्शन में आपने बल लगाया, किस दिशा में बल लगाया। यानी
यानी उस बल को रिप्रेजेंट करने के लिए, बल को बताने के लिए आपको दिशा बतानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे मैं आपको कहूं कार्य किया आपने, तो किस दिशा में? कार्य किसी दिशा के अंदर नहीं होता है, इसलिए वो अदिश हो जाएगा। लेकिन बल क्या होता है? किसी निश्चित दिशा में लगाया जाता है, कि जैसे हम इधर लगा रहे हैं यानी आगे की ओर लगा रहे हैं, वापस ला रहे हैं पीछे की ओर लगा रहे हैं, ऊपर की ओर बल लगा रहे हैं या नीचे की ओर लगा रहे हैं। तो बल को प्रकट करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता होती है, इसलिए हम कहते हैं कि बल एक क्या है? बल एक सदिश राशि है साथियों। क्या है? सदिश राशि है। यदि हम इस बल का प्रतीक देखें, तो बल का प्रतीक, बल का प्रतीक, तो बल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं साथियों? एफ से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एफ यानी फोर्स। बल का प्रतीक कौन है? तो बल का प्रतीक है एफ। कि फोर्स जो है वो क्या है? बल का प्रतीक है। ठीक है, यहां पर हम बात करें किसकी? यहां पर हम बात करें कि बल का मात्रक क्या है। तो मात्रक की अगर हम चर्चा करें, तो मात्रक जो होता है साथियों, ये मात्रक होता है क्या? ठीक है, मात्रक जो होता है वो क्या है? इसका न्यूटन होता है। इसे लिखेंगे बल का मात्रक, ये बल का मात्रक, बल का मात्रक। देखिए, किसी भी राशि को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए प्रतीक और उसे मापन के लिए एक मात्रक की आवश्यकता होती है। तो इसी तरह से बल का मात्रक जो होता है वो होता है एन। एन बोले तो न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। हालांकि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बल के बारे में बताया, लेकिन जो सटीक चीजें बल के बारे में बताई वो न्यूटन साहब ने बताई, इसलिए इसका जो मात्रक है वो न्यूटन साहब के सम्मान पर ही क्या रखा गया है? न्यूटन रखा गया है। क्लियर? यहां पर आपको अगर इसकी बीमा पूछ ले साथियों, क्या पूछ ले? बीमा पूछ ले आपसे, आपसे कहे कि बल की बीमा क्या होती है? बल की बीमा, बल की बीमा क्या होती है? तो देखिए, बल की विमा आपको मैं पहले तो डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूं। बल की विमा होती है MLT-2। क्या होती है? MLT-2। इसी को आप लिख सकते हो M1, L1 और T-2 एक ही बात है भाई। वन को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, चाहो तो लिख सकते हो M1, L1 और T-2। अब आप कहेंगे साहब ये क्या मामला है, ये समझ में नहीं आया कि ये जो विमा होती है ना, ये विमा क्या चीज है, ये बताओ। तो देखिए, विमा एग्जैक्टली क्या चीज होती है, इस बात को यहां पर समझिएगा। मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि कोई भी जो भौतिक राशि होती है, देखो विमा होती क्या है, विमा की परिभाषा आप लिख सकते हैं कि कोई भी भौतिक राशि, ठीक है, कोई भी भौतिक राशि जिसको हम मूल राशियों में प्रकट करते हैं, किसी भी भौतिक राशि को हम उसकी मूल राशियों में क्या करें? मूल राशियों में यदि हम उसको क्या करें साथियों? प्रकट करें, तो इसी को क्या कहते हैं? विमीय सूत्र कहते हैं। तो विमा क्या होती है? तो हम कहेंगे कि किसी भौतिक राशि को, किसी, विमा क्या होती है भाई? तो विमा होती है किसी भौतिक राशि को, विमा का मतलब क्या है लिखेंगे? किसी भौतिक राशि को, किसी भौतिक राशि को उसकी कुल राशियों के रूप में, कुल राशियों, मूल राशियों, मूल राशियों कौन? जैसे, मूल राशियों कौन? जैसे द्रव्यमान, जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान बोले तो एम, द्रव्यमान बोले तो एम, यानी इसे मान से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, किसी भौतिक राशि को उसकी जो मूल राशियां होती हैं, मूल राशियां मतलब द्रव्यमान है, इसके अलावा लंबाई है एल, लंबाई एल, इसके अलावा समय, समय टी के रूप में व्यक्त करना, के रूप में व्यक्त करना, के रूप में व्यक्त करना ही विमीय सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? विमीय सूत्र कहलाता है, विमीय सूत्र कहलाता है। वापस देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि बल का प्रतीक चिन्ह F है, बल का मात्रक न्यूटन है, N है, लेकिन बल की बीमा जो होती है वो हमने MLT-2 लिखी है। उसका मतलब क्या है? बीमा का मतलब होता है कि कोई भी जो भौतिक राशि है, जैसे बल एक भौतिक राशि है, तो इसको इसकी मूल राशियों में, यानी बल किससे मिलकर बना है? बल द्रव्यमान से, बल लंबाई से, बल समय से,
इनका व्युत्पन्न है बल। तो बल जो है ये भौतिक राशि है, और किसी भौतिक राशि को उसकी मूल राशियों कौन, द्रव्यमान यानी कि मास m, लेंथ यानी लंबाई विस्थापन l, और समय t के रूप में उसको व्यक्त करना, ये क्या कहलाता है, विमेय सूत्र कहलाता है। अब देखो विमेय सूत्र की व्युत्पत्ति बल के लिए कैसे होती है, यानी हमने किस आधार पे हमने जो है वो बल के लिए वहां पर एम एल और टी माइनस टू लिखा, इस चीज की पुष्टि करते हैं। यानी व्युत्पत्ति, विमेय सूत्र की व्युत्पत्ति। अब विमेय सूत्र की व्युत्पत्ति कैसे होती है, देखिए विमेय सूत्र कहां से आएगा, देखो कैसे आएगा। हमने कहा कि बल, और बल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, और वास्तव में बल बराबर क्या होता है, तो बल बराबर होता है जैसे कोई गाड़ी है, जैसे मान लीजिएगा ये एक गाड़ी है, ठीक है, ये एक क्या है साथियों, एक गाड़ी है, और इस गाड़ी पर आपने बल लगाया, ये एक गाड़ी है, और इस गाड़ी पर आपने यहां से फोर्स लगाया, यानी एफ लगाया, ठीक है। यहां से बल लगाओगे तो इस गाड़ी में क्या है, वजन है, बोले तो इसका मास है, द्रव्यमान है, और जैसे ही इस वजन पर आप धक्का लगाओगे तो ये गाड़ी कहीं ना कहीं आगे की ओर जाएगी, यानी ए स्थान से कहां पर पहुंच जाएगी, बी स्थान पर पहुंच जाएगी। तो ए और बी के बीच में क्या हुआ, ये विस्थापन हुआ है, क्या हुआ है, विस्थापन हुआ है, ठीक है। यानी कि ये वस्तु आगे खसक गई है। और यहां पर एक बात बता दूं आपको कि कितने वेग से, यानी हम कहते हैं ना इतने किलोमीटर पर सेकंड, मान लो आपकी गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो आपका त्वरण क्या हो गया, वो होता है त्वरण। त्वरण यानी एक्सीलरेशन। त्वरण का मतलब होता है कि वस्तु कितने वेग से और कितने समय में जो है वो गति कर रही है, तो वेग बटा समय। जैसे मान लो आपकी गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से और 15 मिनट या 10 मिनट चलती है, तो इसका त्वरण क्या आ जाएगा, तो इसका त्वरण आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये जो कहलाता है ये त्वरण कहलाता है, क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। त्वरण को रिप्रेजेंट करते हैं ए यानी एसिलरेशन, क्या होता है, एसिलरेशन होता है। बात समझ में आ गई कि बल जो होता है, इस बल के अंदर तीन बातें हो गई, यहां पर क्या हो गई, तीन बातें। एक तो खुद बल हो गया, एक तो खुद बल हो गया, इसके बाद जिस वस्तु पर लगा रहे हैं उसका कोई ना कोई द्रव्यमान होगा, और बल लगाने से वस्तु आगे की ओर जा रही होगी समय के साथ, वो क्या होगा, तो समय के साथ वस्तु की गति जो होती है वो कहलाती है त्वरण। तो यानी बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल बराबर होता है द्रव्यमान, बल बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, गुणा त्वरण, और त्वरण को रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। तो बल का सूत्र क्या हो गया, F बराबर एम ए। हम बल को क्या लिख सकते हैं साथियों, हम बल को लिख सकते हैं F बराबर एम ए लिख सकते हैं। लेकिन यहां ध्यान रखना ये त्वरण क्या होता है, अगर इस त्वरण को अगर अपन निकालें, इस एक्सीलरेशन को अगर अपन निकालें, तो त्वरण बराबर अभी मैंने बताया कि जितना भी आपकी वस्तु का वेग है उसमें भाग दे दो समय का। किसका भाग दे दो, समय का, कि कितना वेग कितने समय में, यानी वेग बटा समय। और वेग को रिप्रेजेंट करेंगे हम किससे, v से, और समय को रिप्रेजेंट करेंगे हम t से। किससे करेंगे, t से। वेग को दर्शाएंगे v से, समय को दर्शाएंगे t टाइम से, ठीक है। ओके, अब यहां पर एक और नई चीज आ गई, कौन आ गया, वेग आ गया। वेग बराबर क्या होता है, देखो वेग क्या है भाई, आपकी वस्तु है, कोई गाड़ी है, उसका वेग क्या है, तो v वेलोसिटी। अब वेलोसिटी वास्तव में होती क्या है, वेग का मतलब आप क्या समझते हो, ठीक है, वेग का मतलब क्या समझते हो, तो वेग का मतलब यही तो हुआ कि जो वस्तु है वो कितने समय में कितनी दूर गई, वही तो वेग होगा। आपने कहा कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर हमारी गाड़ी पहुंची, तो आपकी गाड़ी का वेग क्या हो गया, 60 किलोमीटर प्रति आवर हो गया, यही तो मतलब हुआ, 60 किलोमीटर प्रति आवर हो गया। त्वरण तो क्या था, त्वरण था साथियों जो वेग है उसको समय से डिवाइड कर दें, वेग को क्या कर दें, समय से डिवाइड कर दें, वो तो त्वरण है। और वेग क्या होता है, विस्थापन को समय से डिवाइड कर दें। वेग का मतलब हो गया कि वस्तु में विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से, और इसमें भाग देंगे कि कितने समय में ये विस्थापन हुआ, ठीक है। ये जो विस्थापन हुआ था ना यहाँ गाड़ी का, ये जो विस्थापन हुआ है, यानी ए से बी तक की जितनी दूर ये गाड़ी गई है, ये विस्थापन मान लो 10 किलोमीटर गई है, तो कितनी देर में गई है, फॉर एग्जाम्पल मान लो 1 मिनट में गई है ऐसे, तो इसका वेग क्या हो गया, 10 किलोमीटर प्रति मिनट हो गया, समझ रहे हैं, इस तरह से। तो वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय, और समय को रिप्रेजेंट करेंगे टी से। मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको काफी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, यहाँ पर आपको काफी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, बोलो आई कि नहीं आई,
नहीं आई तो मैं आपको इनको थोड़ा और जो है वो सिंपल करता हूं। सिंपल ये करता हूं कि मैं आपको कह रहा हूं कि हम बल की विमा निकाल रहे हैं, तो बल की जो विमा अपन निकाल रहे हैं, इस बल की विमा, बल की विमा की व्युत्पत्ति, विमा की व्युत्पत्ति या सीधे बल की व्युत्पत्ति कह दो कि कैसे आया। देखो, हमने कहा कि फोर्स बराबर होता है, बल बराबर होता है m इंटू ए। हमने कहा कि a बराबर क्या होता है, v डिवाइड बाई टी, वेग भाग समय। और हमने कहा कि v वेग, वेलोसिटी क्या होता है, तो हमने कहा वेलोसिटी बराबर विस्थापन बटा समय। क्या होता है, विस्थापन बटा समय। v वेलोसिटी, x विस्थापन, a एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण होता है। ठीक है, ये बातें अपन ने कर ली। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर हमारा मूल सूत्र क्या था, तो मूल सूत्र था ये, क्या था मूल सूत्र, तो हमारा मूल सूत्र था, देखो हमारा मूल सूत्र था बल बराबर, बल बराबर द्रव्यमान गुणा विस्थापन, बल बराबर द्रव्यमान गुणा, सॉरी त्वरण, ये था, ये तो हमारा मूल सूत्र है। अब त्वरण क्या है, वेग बटा समय, तो त्वरण की जगह लिखो वेग बटा समय। तो आगे हल करो, आगे हल करेंगे तो द्रव्यमान गुणा त्वरण की जगह क्या आ जाएगा, v बटे टी, यानी कि वेग बटा समय। त्वरण की जगह आ जाएगा वेग बटा समय आ जाएगा। आगे और हल हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। क्या हो रहा है कि द्रव्यमान को तो द्रव्यमान ही रखना है, ठीक है, और आगे और किसी का वैल्यू आ रहा है क्या, बिल्कुल v, v मतलब क्या है, विस्थापन बटा समय। तो वेग की जगह लिखो, वेग, केवल वेग की जगह लिखो विस्थापन, क्या लिखोगे, विस्थापन बटा समय, और एक समय पहले से था गुणा समय, एक समय पहले से था भाई। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, त्वरण होता है वेग बटा समय, तो त्वरण के स्थान पर वेग बटा समय लिख दिया। केवल वेग के स्थान पर आएगा विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन बटा समय। ये जो नीचे समय ये पहले से था, इसको आगे हल करेंगे तो हमें पता है कि द्रव्यमान को हम लिखेंगे m, क्या लिखेंगे, m इंटू, यहां पर विस्थापन को अपन क्या लिखेंगे, विस्थापन को x से रिप्रेजेंट करते हैं, और विस्थापन होता है कि वस्तु कितनी दूर गई है, यानी कितनी दूरी उसने तय की है, और दूरी को हम किस में लेंगे, लेंथ में लेंगे, लंबाई में लेंगे, तो ये हो जाएगा l। ठीक है, गुणा l, विस्थापन का मतलब l, बटे क्या आ गया, t इंटू टी, तो टी स्क्वायर, टी इंटू टी, टी यानी समय, तो समय गुणा समय, समय स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m गुणा, गुणा नहीं भी लगाओगे तो अंडरस्टूड है l, और इसको भी ऊपर लेकर जाओगे तो ये t ऊपर जाएगा, लेकिन बट्टे की संख्या ऊपर जाएगी, तो दो जो प्लस का था ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ये आ गई आपकी बल की विमा, MLT-2, यही अपन ने लिखा था, यही अपन ने यहां पर लिखा था विमा में। ठीक है, MLT-2, 1 अंडरस्टूड है, एक लिखो चाहे मत लिखो, चाहो तो लिख सकते हो M1L1T-2, और नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो बल है इसकी विमा, विमा जो है इसकी व्युत्पत्ति होती है। इस तरह से हम बल को जो है यहाँ पर क्या करते हैं, विमा के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अब विमा आपको समझ में आ गई होगी कि जो बल है ना वो इन तीन चीजों से मिलकर बना है, यानी बल में, बल जो हम लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी द्रव्यमान पर लगा रहे हैं तो m, द्रव्यमान पर लगा रहे हैं तो उस द्रव्यमान में उस वस्तु में विस्थापन हो रहा होगा, कोई लंबाई तय करी होगी तो l, और कोई ना कोई ये कार्य करने में हमें समय लग रहा होगा तो t। यानी कि बल जो है इसकी मूल तीन राशियां हो गई, कौन सी, किसी वस्तु पर लगा रहे हैं तो उसका द्रव्यमान m, कितनी दूर वो विस्थापित हो रही है तो विस्थापन यानी लंबाई l, और कितने समय में यानी समय t। तो MLT, द्रव्यमान, लंबाई और समय में हम जो है वो बल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये MLT जो है वो उसकी विमा हो जाएगी, जिसको हम लिखेंगे M1L1T-2। -2 क्यों लिखा, T पर 2 क्यों आया, ये सारी बात मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा इतना, इतना अगर आपने नोट कर लिया तो उसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं। अब हम बात करते हैं साथियों, हमारे जो बल हैं इन बल के प्रकारों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, बल के जो टाइप्स हैं उनकी हम बात करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे आप लोग बल के प्रकार, बल के प्रकार, बल के प्रकार। ठीक है, बल के प्रकारों की हम बात करें तो बल जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। बल मुख्य रूप से कितने प्रकार के हो गए, तो बल हो गए साथियों मुख्य रूप से दो प्रकार के। एक में हम नाम रखेंगे इसका
क्या? संपर्क बल। कौन से बल? संपर्क बल। और दूसरे प्रकार के जो बल हैं वो कौन से हो जाएंगे? हो जाएंगे असंपर्क बल। कौन से बल हो जाएंगे? ये हो जाएंगे असंपर्क बल। असंपर्क बल। असंपर्क बल। मैं असंपर्क बल। ठीक है, संपर्क बल और असंपर्क बल ये हो गए। अब यहां पर देखिए संपर्क बल कौन कौन से हैं? संपर्क बल कौन कौन से? तो नाम से स्पष्ट है भाई, किसी वस्तु के संपर्क में आने से जो बल लगेगा वही बल संपर्क को बल कहलाएगा। यानी संपर्क बल में हमें किसी पिंड को, हमें किसी वस्तु को, हमें किसी द्रव्यमान को टच करना होगा। जैसे पेशीय बल, हमारे हाथ पैरों के द्वारा जो बल लगाया जाता है, शरीर के द्वारा जो बल लगाया जाता है वो पेशीय बल कहलाता है। जैसे किसी गाड़ी के आप धक्का लगा रहे हैं, वो पेशीय बल हो गया, हमारी पेशियों के द्वारा लगाया जा रहा है। इसके अलावा दो वस्तुओं के आपस में घर्षण से जो बल लग रहा है, तो दोनों वस्तुएं आपस में संपर्क में आ रही हैं, तो उसके कारण जो बल लग रहा है वो क्या कहलाएगा? घर्षण बल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? घर्षण बल कहलाएगा। इसके अलावा एक और होता है साथियों, कौन सा बल अपना? तनाव बल। जैसे कोई डोरी है, कोई तार है, उसको आप खींचेंगे तो खींचने से उसमें तन्यता आएगी, वो बल कहलाएगा तनाव बल। इसके अलावा एक होता है अभिलंब बल। कौन सा होता है? अभिलंब बल। अभिलंब बल का मतलब है जैसे आपने कोई वस्तु है वो किसी सतह पर रख दी, तो उस सतह के द्वारा उस वस्तु पर बल लगाया जाएगा। ठीक है, जैसे ये सतह, इस पर मैंने पेन रख दिया, तो इस सतह पर पेन रखा, तो इस सतह के द्वारा इस वस्तु पर जो बल लगाया जाएगा वो अभिलंब बल कहलाता है। ठीक है, ओके। तो ये जितने भी बल हैं, इन सभी में हमें किसी द्रव्यमान को, किसी पिंड को या किसी वस्तु को स्पर्श करना होता है, टच करना होता है। टच के बिना ये बल नहीं लगा सकते, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? संपर्क बल कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? संपर्क बल कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो दूसरा टाइप अपना वो क्या है, वो है साथियों असंपर्क बल। दूसरा जो टाइप अपना वो क्या है? तो दूसरा टाइप अपना असंपर्क बल। असंपर्क बल में कौन कौन शामिल होंगे? देखिए, असंपर्क बल की अगर हम बात करें तो असंपर्क बल में एक तो हो जाएगा गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल यानी गुरुत्वाकर्षण जो बल है, ये जरूरी नहीं कि कोई वस्तु संपर्क में आए तभी गुरुत्वाकर्षण बल लगे, बिना संपर्क में आए भी ये गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। बिना संपर्क में आए ये गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, इसलिए इसको असंपर्क बल में लिखेंगे। एक होता है साथियों चुंबकीय बल। कौन सा बल? चुंबकीय बल। चुंबक लोहे के बिना संपर्क में आई दूर से उसे खींच लेती है, तो ये क्या हो गया? असंपर्क बल हो गया। एक हो गया स्थिर वैद्युत बल। कौन सा हो गया? एक हो गया साथियों स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल हो गया। कौन सा हो गया? स्थिर वैद्युत बल हो गया। ठीक है, जो विद्युत के कारण उत्पन्न होता है, आवेशों के कारण उत्पन्न होता है। इसके अलावा एक हो गया प्रबल नाभिकीय बल। कौन सा हो गया? प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल यानी ये नाभिक में लगता है, प्रोटॉन प्रोटॉन पर, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पर, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर, किसी आवेश पर ना लगकर ये उन कणों पर लगता है जो नाभिक के अंदर है। ठीक है, और एक होता है साथियों दुर्बल नाभिकीय बल। क्या होता है? दुर्बल नाभिकीय बल होता है। क्या होता है? दुर्बल नाभिकीय बल। ये क्या होता है? ये बल जो है ये किसके बीच में लगता है? ये इलेक्ट्रॉन और जो उदासीन कण है, अनावेशित जो कण है, बिना आवेश वाले कण और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन पर ये बल लगता है। बिना आवेश वाले कणों को न्यूट्रिनो कहते हैं। क्या कहते हैं? बिना आवेश वाले या उदासीन कण जो होते हैं उनको न्यूट्रिनो कहते हैं। तो इन न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल जो है वो दुर्बल नाभिकीय बल कहलाता है। एक एक के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे, इनकी तो हम डिस्कस करेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन इनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये प्रकृति के कौन से बल हैं? ये प्रकृति के मूल बलों में शामिल हैं। कितने शामिल हैं? मूल बलों में शामिल हैं। इतना नोट कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम बात करेंगे कि प्रकृति के जो मूल बल हैं, प्रकृति के जो मूल बल हैं वो कौन कौन से हैं और क्या इनका मतलब है और किस तरह से यहाँ से
आपके एग्जाम में जो है साथियों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने नोट कर लिया है तो हम आगे की ओर बढ़े। हो गया? चलिए अब देखो, हम यहाँ पर इनकी बात करेंगे, प्रकृति के मूल बलों की बात करेंगे। अब मैं आपसे कहूं कि प्रकृति के मूल बल कौन से हैं, तो देखिए प्रकृति के मूल बल, जो प्रकृति के मूल बल हैं, मूल बलों में कौन कौन से बल शामिल हैं? 4 बल शामिल हैं। प्रकृति के मूल बलों में 4 बल जो हैं वो क्या है, शामिल है। कौन कौन से 4 बल शामिल हैं देखिएगा। प्रकृति के मूल बलों में 4 बल शामिल हैं साथियों। 4 बल कौन कौन है पहले इनके देखेंगे, उसके बाद हम इनकी डेरिवेशन करेंगे, डिटेल करेंगे। ठीक है, देखो एक तो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति का मूल बल है। 4 हैं ये टोटल, कितने हैं? 4। एक होता है स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, कौन सा बल है? स्थिर वैद्युत, या इसको विद्युत चुंबकीय बल कह दो। विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल लिखो, विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, एक होता है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल। और एक होता है साथियों दुर्बल नाभिकीय, दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल, क्लियर? यस। गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, तो चुंबकीय बल हो गया, प्रबल नाभिकीय बल हो गया, और दुर्बल नाभिकीय बल हो गया। ये 4 बल जो है ये प्रकृति के मूल बल हैं। क्या है? मूल बल हैं। अब इन मूल बलों में 1 बाय 1 हम एक एक के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल की चर्चा करेंगे। नंबर 1 लिखेंगे सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटी फोर्स की। गुरुत्वाकर्षण बल, और गुरुत्वाकर्षण बल की हम बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल वास्तव में होता क्या भाई? तो गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा बल है जो 2 पिंडों के बीच में लगता है, और 2 अलग अलग जो पिंड हैं उनका जो द्रव्यमान का अंतर है, या उनका जो द्रव्यमान है, ठीक है, उस द्रव्यमान के कारण उन पर क्या लगता है? बल लगता है, वही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। फिर बता रहा हूं कि गुरुत्वाकर्षण बल ऐसा बल होता है जो 2 पिंडों के बीच में लगता है। किनके बीच में लगता है? 2 पिंडों के बीच में लगता है, उनके द्रव्यमानों के कारण लगता है। यानी उनमें कितना वजन है, कम वजन है, कम लग रहा है, ज्यादा वजन है, ज्यादा लग रहा है। तो 2 पिंडों पर या 2 पिंडों के मध्य उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाला जो बल है वो बल क्या कहलाता है? आकर्षण बल ही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो आप लिख सकते हैं दो दो पिंडों के मध्य, 2 पिंडों के मध्य के 2 पिंडों के मध्य उनके द्रव्यमान के कारण, के द्रव्यमानों के कारण, के द्रव्यमानों के कारण लगने वाला आकर्षण बल, के द्रव्यमानों के कारण लगने वाला आकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण बल ही तो आकर्षण बल कहलाता है। बल ही क्या कहलाता है? तो आकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, 2 अलग अलग पिंड है, मान लीजिएगा एक पिंड ये है, ठीक है, और एक पिंड ये। इन दोनों पिंडों के मध्य बल लगेगा, और ये बल लगेगा इनके द्रव्यमानों के कारण। ठीक है, ये द्रव्यमानों के कारण इन पर जो आकर्षण बल लग रहा है वो आकर्षण बल ही क्या कहलाता है?
वो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण। इसका मतलब एक बात हमें समझ में आ गई कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो आकर्षी बल होता है। ध्यान रखना, गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षी बल ही होता है। तो ये बात आप चाहें तो लिख सकते हैं, या नोट लगा के आप लिख सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल, नोट लगा के लिख सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण आगे लिख सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षी बल, सदैव आकर्षी बल होता है। तो आकर्षण बल सदैव आकर्षी बल होता है, यानी हमेशा अपनी ओर वस्तुओं को आकर्षित ही करता है, प्रतिकर्षित नहीं करता है। ठीक है। अब इस गुरुत्वाकर्षण बल के एग्जाम्पल्स में हम बात करें, उदाहरणों में बात करें कि कौन कौन से बल हैं जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो हम कह सकते हैं जैसे जैसे में नंबर एक हम लिख सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा जो है वो गति कर रहा है, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण कर रहा है। सकते हैं पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की, चंद्रमा की क्या है साथियों? चंद्रमा की गति। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये किसका परिणाम है? तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति कर रहा है, ये परिणाम है गुरुत्वाकर्षण का। किसका परिणाम है? गुरुत्वाकर्षण का परिणाम। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर कृत्रिम उपग्रह गति कर रहे हैं, वो भी आकर्षण गुरुत्वाकर्षण का ही जो है परिणाम है। सकते हो पृथ्वी के चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर कृत्रिम के चारों ओर उपग्रहों, चारों ओर गति, पृथ्वी के चारों ओर कृत्रिम उपग्रह, जो उपग्रह हमारे द्वारा, जो सैटेलाइट हमारे द्वारा छोड़े जाते हैं, ये पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी की निगरानी करने के लिए उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये भी इसका एग्जाम्पल है। ये भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ऐसा संभव है। इसके अलावा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति कर रही है, वो भी गुरुत्वाकर्षण बल का ही उदाहरण है। तो अगला लिख सकते हैं नंबर तीन, नंबर तीन लिख सकते हैं सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये भी किसका उदाहरण है? ये भी परिणाम है साथियों किसका? ये भी परिणाम है गुरुत्वाकर्षण बल का। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि सूर्य के चारों ओर अन्य ग्रह भी गति कर रहे हैं, वो भी गुरुत्वाकर्षण का ही परिणाम है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे सूर्य के चारों ओर, चारों ओर अन्य ग्रहों की गति, ग्रहों की गति, सूर्य के चारों ओर अन्य ग्रहों की जो गति है, ये भी किसका परिणाम है? ये भी गुरुत्वाकर्षण का ही परिणाम है, या गुरुत्वाकर्षण के उदाहरणों में शामिल है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर गिरते पिंड की गति, कोई पिंड है जो पृथ्वी की ओर गिर रहा है, तो उस पर भी क्या लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। देख सकते हो नंबर पांच, पृथ्वी पर गिरते हुए, या यूं कह दो पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर गिरते हुए, पृथ्वी पर गिरते हुए पिंड जो है, इस पिंड की जो गति है, या पिंडों की गति, पृथ्वी पर गिरते हुए पिंडों की गति, ठीक है, इस पर भी क्या लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो आदि जितने भी जो गतियां हैं, ये गुरुत्व बल के द्वारा ही नियंत्रित हो रही है। ये जितनी भी गतियां हैं, ये किसके द्वारा? ये गुरुत्व बल के द्वारा ही नियंत्रित। तो आप लिख सकते हो आदि
यहाँ आदि गति स्वाकर्षण स्वाकर्षण बल द्वारा ही स्वाकर्षण बल द्वारा ही नियंत्रित हो रही। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली किसकी, हमने गुरुत्वाकर्षण बल की साथियों यहाँ पर चर्चा कर ली, बात कर ली गुरुत्वाकर्षण बल। मूल बल जो है पृथ्वी के, जो मूल बल हैं, उन मूल बलों में पहले बल की हमने बात कर ली गुरुत्वाकर्षण बल की। दूसरा बल जो अपन पढ़ेंगे वो हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय बल की। फिर नंबर 3 पर प्रबल नाभिकीय बल और नंबर 4 पर दुर्बल नाभिकीय। अब नंबर 2 लिखेंगे विद्युत चुंबकीय बल। ये चलते हैं और दूसरा जो मूल बल है की बात करते हैं। पर 2 हेडिंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, विद्युत चुंबकीय बल। क्या है साथियों, विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल की हम बात करते हैं। देखो, विद्युत चुंबकीय बल नाम से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है, कि ऐसे बल जो किन्हीं आवेशित कणों पर लगने वाले हैं, ऐसे बल जो किन्हीं आवेशित कणों पर लगते हैं या आवेशित कणों के बीच लगते हैं, जैसे धनावेश या ऋणावेश के बीच लगते हैं, वो क्या कहलाते हैं अपने विद्युत चुंबकीय बल। तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा लिखेंगे और परिभाषा में लिखेंगे ऐसे बल जो आवेशित, ऐसे बल जो आवेशित कणों, आवेशित कणों का मतलब हो गया धनावेशित या ऋणावेशित, आवेशित या ऋणावेशित। क्या काम ने, कि ऐसे बल जो आवेशित कणों के बीच लगते हैं, ऐसे बल जो आवेशित कणों के बीच लगते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं, उत्पकीय पकीय बल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विद्युत चुंबकीय बल कहलाते हैं। ऐसे बल जो आवेशित कणों के बीच में लगते हैं, धनावेशित या ऋणावेशित कणों के बीच लगते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं साथियों विद्युत चुंबकीय बल। अब देखो, यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो विद्युत चुंबकीय बल है, वो हम कूलाम नियम जो है, उस कूलाम नियम के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। क्या कहा मैंने, तो विद्युत चुंबकीय बल है, इस विद्युत चुंबकीय बल को हम कूलाम नियम के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। और कूलाम नियम आखिर होता क्या है, तो कूलाम नियम का मतलब यह है कि कूलाम नियम यह कहता है कि सजातीय आवेश यानी समान आवेश, एक जैसे आवेश, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, जैसे नेगेटिव नेगेटिव, ये आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश या असमान आवेश जैसे प्लस माइनस या माइनस प्लस अपने एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी समान समान को प्रतिकर्षित करता है और विपरीत जो है एक दूसरे को आकर्षित करता है। ये क्या है, ये कूलाम नियम है और इस कूलाम नियम के द्वारा ही इस विद्युत चुंबकीय बल को क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। लिखेंगे नीचे, इस बल को, इस बल को कूलाम नियम के द्वारा, इस बल को कूलाम नियम के द्वारा प्रदर्शित या व्यक्त, कूलाम नियम के द्वारा व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। और कूलाम नियम क्या कहता है, ठीक है, तो कूलाम नियम कहता है कि सजातीय आवेश, लिखो, कूलाम नियम कहता है कि सजातीय, सजातीय मतलब हो गया एक जैसे या समान आवेश,
सजातीय आवेश बोले तो समान आवेश, समान आवेश, सजातीय आवेश बोले तो समान आवेश। क्या करेंगे तो समान आवेश जो है उनमें प्रतिकर्षण होगा। समान आवेश, सजातीय आवेश या समान आवेश, आवेशों में ऐसे करो इसको, सजातीय आवेशों, समान आवेशों में प्रतिकर्षण, में प्रतिकर्षण तथा विजातीय, जातीय आवेशों, जातीय आवेशों, जातीय आवेशों का मतलब क्या हो गया? जातीय आवेशों का मतलब हो गया विपरीत आवेश या असमान आवेश, विपरीत आवेश या असमान आवेशों में आकर्षण होता है, में आकर्षण होता है। तो ये बात किसने बताई? ये बात कूलाम नियम कहता है। कूलाम नियम कहता है कि प्लस आवेश को प्रतिकर्षित, जबकि विपरीत आवेश आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो विद्युत चुंबकीय बल को कूलाम नियम के द्वारा व्यक्त किया जाता है। कूलाम नियम कहता है कि सजातीय आवेशों यानी कि समान आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों यानी असमान आवेशों में सदैव आकर्षण होता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर ये बात तो ठीक है, लेकिन इसको विद्युत और चुंबकीय बल क्यों कहते हैं? विद्युत भी है चुंबकीय भी है, आवेश से तो विद्युत हो गया, फिर चुंबकीय शब्द कहां से इनके साथ आ गया? तो नीचे एक बात लिखेंगे कि जो गतिशील आवेश होते हैं, ठीक है, हमने कहा कि ये बल आवेशित कणों के बीच लगते हैं, और जो गतिशील आवेश होते हैं, इन गतिशील आवेश यानी ऐसे आवेशित कण जो गति कर रहे होते हैं, तो गतिशील आवेशित कणों के कारण चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। क्या होता है? चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, यही चुंबकीय क्षेत्र इस गतिशील आवेश पर बल लगाता है। क्या करता है कि जब आवेश गतिशील होता है तो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, और यही चुंबकीय क्षेत्र जो है वो गतिशील आवेशों पर क्या करता है? बल लगाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसे विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। आप लिख सकते हैं कि गतिशील आवेशों के कारण, गतिशील आवेशों के कारण चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है तथा यह चुंबकीय क्षेत्र तथा यह चुंबकीय क्षेत्र तथा यह चुंबकीय क्षेत्र गतिशील आवेशों पर, है चुंबकीय क्षेत्र गतिशील आवेशों पर, गतिशील आवेशों पर क्या करता है? बल अध्यारोपित करता है, बल आरोपित करता है। यह चुंबकीय क्षेत्र गतिशील आवेशों पर बल आरोपित, बल आरोपित करता है। इस कारण इस बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। तो गतिशील आवेशों के कारण चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, और यह चुंबकीय क्षेत्र ही गतिशील आवेशों पर बल अध्यारोपित करता है। इस कारण इसे क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। कारण इसे क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे लिख देंगे, इस कारण इस बल को, इस कारण इस बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं, चुंबकीय बल कहते। ठीक है, नोट कर लो भाई फटाफट से। तो ये हो गया हमारा प्रकृति में जो मूल बल हैं, उन मूल बलों में दूसरा बल अपना यहाँ पर क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ आपको
कुछ एग्जाम्पल्स भी पता होने चाहिए कि विद्युत चुंबकीय बल जो है इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। ठीक है, और उदाहरणों से पहले कुछ खास बात और यहाँ पर आप लोगों को मैं बता देता हूँ, कुछ नोट बता देता हूँ। मैंने आपको कहा था कि जो गुरुत्वीय बल होता है वो सदैव आकर्षी बल होता है, लेकिन जो विद्युत चुंबकीय बल होते हैं ये आकर्षी और प्रतिकर्षी दोनों प्रकृति के होते हैं। तो नोट लगा के लिखेंगे, नोट लगा के लिखेंगे, नोट लगा के लिखेंगे कि विद्युत चुंबकीय बल, कौन से बल साथियों, तो विद्युत चुंबकीय बल लिखेंगे, विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल आकर्षी एवं प्रतिकर्षी, आकर्षी एवं प्रतिकर्षी दोनों प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार के आकर्षी एवं प्रतिकर्षी दोनों प्रकार के बल होते हैं। कौन से बल, तो ये होते हैं साथियों विद्युत चुंबकीय बल। हमने कहा कि गुरुत्वीय बल केवल आकर्षित करते हैं अपनी ओर, इसलिए वो आकर्षी बल हैं, लेकिन जो विद्युत चुंबकीय बल हैं ये आकर्षी और प्रतिकर्षी दोनों प्रकार के होते हैं। अगर विपरीत आवेश है तो आकर्षण होगा और समान आवेश है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, और आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये जो विद्युत चुंबकीय बल होते हैं ये विद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वीय बल की तुलना में अधिक प्रबल होते हैं। दूसरा नोट लगा के लिखेंगे कि विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वीय बल की तुलना में, विद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वीय बल की तुलना में, गुरुत्वीय बल की तुलना में अधिक प्रबल होते हैं, अधिक प्रबल, अधिक प्रबल होते हैं, अधिक प्रबल होते हैं। क्या कहा हमने कि जो विद्युत चुंबकीय बल हैं ये विद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वीय बलों की तुलना में अधिक प्रबल होते हैं और आकर्षी और प्रतिकर्षी दोनों प्रकार के नेचर के होते हैं। आकर्षी कब होंगे, जब दोनों आवेश विपरीत हो, एक प्लस एक माइनस हो, और प्रतिकर्षी कब होंगे, जब दोनों आवेश जो है वो समान हो, यानी कि दोनों माइनस माइनस हो या दोनों प्लस प्लस हो। ठीक है, ये नोट लिखिए। अब इसके उदाहरण देखते हैं कि हम इस विद्युत चुंबकीय बल को कहां कहां पर देख सकते हैं। तो लिखिए जैसे, जैसे में नंबर एक, जैसे में नंबर एक, यानी जो बादलों में बिजली चमकती है वो विद्युत चुंबकीय बल के कारण। आप लिख सकते हैं तड़ित का दमकना, तड़ित का दमकना या चमकना एक ही बात है। आप लिख सकते हैं इसी को बादलों में, बादलों में बिजली का, बादलों में बिजली का चमकना, इसी को तड़ित भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, तड़ित या झंझावत, तड़ित या झंझावत, या झंझावत। ठीक है, तो ये क्या है, ये तड़ित झंझावत जो है, बादलों में बिजली का चमकना जो है, ये विद्युत चुंबकीय बल का एग्जाम्पल है। इसका है विद्युत चुंबकीय बल का एग्जाम्पल है। इसके अलावा विद्युत चुंबकीय बल हमें परमाणु और अणु की संरचना में देखने को मिलते हैं। तो नंबर 2 लिखेंगे परमाणु व, परमाणु व अणु की संरचना में लगने वाला बल, संरचना में लगने वाला, संरचना में लगने वाला बल। ठीक है, क्या काम ने कि परमाणु व अणु की संरचना में लगने वाला बल जो है साथियों वो क्या कहलाता है, वो बल भी विद्युत चुंबकीय बल होता। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इन रासायनिक अभिक्रियाओं की जो गति है उन गतिकी पर लगने वाला बल, क्या लिख सकते हो, रासायनिक अभिक्रियाओं की, रासायनिक
अभिक्रियाओं की, रासायनिक अभिक्रियाओं की गतिकी पर लगने वाला, पर लगने वाला बल, रासायनिक अभिक्रियाओं की गतिकी पर लगने वाला बल जो है वो बल भी क्या कहलाता है, वो बल भी कहलाता है विद्युत चुंबकीय बल। क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है, नोट कर लीजिए। इसके अलावा वस्तुओं की यांत्रिक, ठीक है, या उनकी जो तापीय या उनके जो अन्य गुण हैं, उन गुणों का परिचालन जो होता है उस पर लगने वाला बल भी कौन होता है? विद्युत चुंबकीय बल होता है। क्या 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 मैंने कि वस्तुओं के यांत्रिक, वस्तुओं की तापीय और अन्य गुणों के परिचालन पर लगने वाला बल। नंबर 4 लिखेंगे, नंबर 4 में लिखेंगे वस्तुओं के यांत्रिक, नंबर 4 लिखिए साथियों, वस्तुओं के यांत्रिक, कोमा तापीय एवं अन्य गुणों के परिचालन पर, अन्य गुणों के परिचालन पर लगने वाला बल, अन्य गुणों के परिचालन पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। इसके अलावा जैसे तनाव बल हो गया, जैसे घर्षण बल हो गया, इसके अलावा जैसे हम बात करें तो कमानी बल हो गया, सबका मूल जो है वो भी कौन होता है? विद्युत चुंबकीय बल होता है। आप लिख सकते हैं आदि, ठीक है, क्या लिख सकते हैं? आदि सभी विद्युत चुंबकीय बलों के उदाहरण है। आदि सभी, आदि सभी विद्युत चुंबकीय, आदि चुंबकीय बलों के बलों के उदाहरण है। ओके, क्या है? उदाहरण है, ठीक है। तो ये सारे के सारे तड़ित का दमकना, यानी कि बादलों में बिजली का चमकना, इसके अलावा हमने कहा कि परमाणु और अणु की संरचना में लगने वाला बल, इसके अलावा हमने कहा कि कोई जो वस्तु है उसकी यांत्रिक, तापीय या अन्य गुणों के परिचालन पर लगने वाला बल, या हमने कहा कि कोई जैसे तनाव है या कोई रासायनिक अभिक्रियाएं, उन रासायनिक अभिक्रियाओं की गतिकी पर लगने वाला बल, आदि सभी बल जो होते हैं साथियों वो किसके उदाहरण है? ये सारे के सारे विद्युत चुंबकीय बल के उदाहरण। क्या उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय बल के उदाहरण है, ठीक है। चलिए, मूल बलों में अब हम चलते हैं नंबर 3 पर, और नंबर 3 अपना था प्रबल नाभिकीय बल। क्या है साथियों? प्रबल नाभिकीय, प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल की हम बात करें, ठीक है, प्रबल नाभिकीय बल की हम बात करें तो वास्तव में ये जो प्रबल नाभिकीय बल है ये होता क्या है? यानी कि आपको बता दूं कि जो प्रबल नाभिकीय बल होता है, ये प्रबल नाभिकीय बल जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन, जैसे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, या जैसे कोई अन्य कोई कण है, ठीक है, यानी कि ऐसे कण हैं जिन पर आवेश नहीं है, यानी आवेशों का इसमें कोई महत्व नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है। यानी कि ये जो बल है ना, प्रबल नाभिकीय बल, ये धनावेश, ऋणावेश या उदासीन कण, इन पर कोई निर्भर नहीं होता है, यानी इसमें आवेश का कोई लेना देने वाला मामला नहीं है। प्रबल नाभिकीय बल में तो मामला है किसका? कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को प्रबलता से बांधे रखने वाला जो बल है। भाई नाभिक के बीच में कण कौन है? तो नाभिक के बीच में कण है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो उन प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों को प्रबलता से बांधे रखने वाला जो बल है वो बल ही क्या कहलाता है? वो बल कहलाता है अपना प्रबल नाभिकीय बल। यानी प्रबल नाभिकीय बल किस चीज पर निर्भर नहीं है? तो प्रबल नाभिकीय बल जो है वो निर्भर नहीं है किस पर? आवेश पर, यानी धनावेश, ऋणावेश या उदासीनता पर निर्भर नहीं है। यह बल तो नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के बीच लगने वाला प्रबल बल होता है साथियों।
और यह बल विद्युत चुंबकीय बल जो होता है, इस विद्युत चुंबकीय बल की तुलना में 100 गुना अधिक प्रबल होता है। हमने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल की बात की और गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल हमारे सामने आया कौन? विद्युत चुंबकीय बल। और विद्युत चुंबकीय बल से भी 100 गुना प्रबल हमारे पास कौन सा बल आ गया है? अब वो आ गया है प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे इसके अंदर। ठीक है, यह बल, तो यह बल नाभिक में, यह बल नाभिक में पाए जाने वाले कणों, यह बल नाभिक में पाए जाने वाले कणों यथा प्रोटोनों, प्रोटोनों एवं न्यूट्रॉनों, प्रोटोनों एवं न्यूट्रॉनों को प्रबलता से, प्रोटोनों एवं न्यूट्रॉनों को प्रबलता से, प्रबलता से बांधे रखने वाला, प्रबलता से बांधे रखने वाला बल होता है, बांधे रखने वाला बल होता है। क्या होता है कि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को प्रबलता से बांधे रखने वाला बल होता है, और यह बल विद्युत चुंबकीय बल की तुलना में, आगे लिखेंगे, यह बल विद्युत चुंबकीय बल की तुलना में, विद्युत चुंबकीय बल की तुलना में 100 गुना, 100 गुना ज्यादा प्रबल होता है, 100 गुना ज्यादा प्रबल होता है, 100 गुना ज्यादा क्या होता है? प्रबल होता। ठीक है भाई, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में प्रबल है विद्युत चुंबकीय बल, और विद्युत चुंबकीय बल, चुंबकीय बलों से भी 100 गुना ज्यादा प्रबल कौन सा बल होता है? तो वो होता है अपना प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, और एक बात और मैंने कही थी इसके लिए कि जो प्रबल नाभिकीय बल हैं, ये नाभिकीय बल आवेशों के प्रकार पर निर्भर नहीं होते हैं। ठीक है, आगे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ये बल, प्रबल नाभिकीय बल, ये बल आवेशों के प्रकार, आवेशों के प्रकारों पर निर्भर नहीं होते हैं, निर्भर नहीं होते हैं। अर्थात, अर्थात यह बल धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन जो कण होते हैं, इन पर निर्भर नहीं करते। अर्थात यह बल, अर्थात यह बल धनावेश, ऋणावेश पर निर्भर नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। मतलब ये हुआ कि आवेश जहां पर होंगे वो तो विद्युत चुंबकीय बल होता है, और जो प्रबल नाभिकीय बल है उसको आवेशों से कोई लेना देना नहीं है, वह लगता है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के बीच। यानी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को, नाभिक में पाए जाने वाले कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को आपस में प्रबलता से बांधे रखने वाला बल ही प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है, जो स्थिर, जो विद्युत चुंबकीय बलों की तुलना में 100 गुना ज्यादा प्रबल होते हैं। क्या होते हैं? 100 गुना ज्यादा प्रबल होते हैं। नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से कि नहीं सही है, है। हम आगे की ओर बढ़ेंगे, इसी में आगे हम बात कुछ बिंदुओं की। ठीक है, बात क्लियर? देखो, अगर आपको ये प्रबल नाभिकीय बल समझ में नहीं आया तो इसको मैं और भी स्पष्ट रूप से यहां पर लिख सकता हूं
कि यह बल, आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा कि यह बल प्रोटॉन प्रोटोनों प्रोटॉन प्रोटॉन कोमा ट्रॉन 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 न्यूट्रॉनों ट्रॉन न्यूट्रॉन व प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य समान रूप से कार्य करता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य मध्य समान रूप से कार्य करता है। समान रूप से कार्य, बात क्लियर? तो प्रबल नाभिकीय बल नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को प्रबलता से बांधे रखने वाला होता है, जो कि विद्युत चुंबकीय बल की तुलना में 100 गुना ज्यादा प्रबल होता है, जो कि आवेशों पर निर्भर नहीं करता है। वो कौन होता है? वो होता है प्रबल नाभिकीय बल होता है। ठीक है, क्लियर है? यस। तो ये बल किसके लिए उत्तरदायी हो गया? ये बल नाभिक के कणों पर लग रहा है, इसका मतलब ये नाभिक के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी होता है। तो लिखे नोट में नंबर 1 कि यह बल नाभिक के स्थायित्व, यह बल नाभिक के स्थायित्व के लिए जिम्मेदार होता है। स्थायित्व के लिए, नाभिक के स्थायित्व के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, नाभिक के स्थायित्व के लिए जिम्मेदार बल कौन सा है अगर आपसे पूछे तो प्रबल नाभिकीय बल होता है। कौन होता है? प्रबल नाभिकीय बल। और एक खास बात है, यह बल इलेक्ट्रॉन पर नहीं लगता है। लिखो, यह बल इलेक्ट्रॉन पर नहीं लगता है। इलेक्ट्रॉन पर नहीं लगता है, यानी हम कह सकते हैं कि इस बल से अर्थ, इस बल से अर्थ, इस बल से इलेक्ट्रॉन प्रभावित नहीं होते हैं। क्या नहीं होते? इलेक्ट्रॉन प्रभावित नहीं होते, या यूं कह सकते हो इस बल का इलेक्ट्रॉन अनुभव नहीं कर पाते। इस बल का इलेक्ट्रॉन अनुभव, इलेक्ट्रॉन हवे नहीं करते हैं। ये तो मतलब हुआ ना, इलेक्ट्रॉनों पर यह बल नहीं लगता, तो नाभिक के स्थायित्व के लिए जिम्मेदार है। और नाभिक के अंदर दो ही प्रकार के कण है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो उन्हीं पर लगता है, उन्हीं को आपस में प्रबलता से बांधे रखता है। ठीक है, नोट कर लो। एक नोट और लिखेंगे इसमें कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, नाभिक के अंदर पाए जाने वाले जो कण है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये भी अन्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। हाल ही की रिसर्च में ऐसी बातें सामने आ रही हैं। और जिन सूक्ष्म कणों से ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर बने होते हैं, उन कणों को साथियों क्या कहते हैं? उन्हें क्वार्क कहते हैं। आप लिख सकते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन भी यस, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन भी अनेक सूक्ष्म कणों से, एक सूक्ष्म कणों से मिलकर मिलकर बने होते हैं।
जिन्हें क्या कहेंगे, क्वार्क कहते हैं। क्या कहते हैं जिनको, इन्हें क्वार्क कहते हैं। क्वार्क कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, क्वार्क कहते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट जो है वो नोट है, ध्यान में रखेंगे। तो हाल ही की जो रिसर्च चल रही है उन रिसर्च में ये सामने आ रहा है कि नाभिक में पाए जाने वाले कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी कुछ अन्य कणों से मिलकर बने होते हैं, और उन कणों को क्या नाम दिया जा रहा है, क्वार्क उनको नाम दिया जा रहा है। तो ये 3 प्रकार के हमारे जो मूल बल हैं प्रकृति के वो पूरे होते हैं। अब नंबर 4 पर हम बात करेंगे। पहला हमने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा, दूसरा हमने विद्युत चुंबकीय बल पढ़ा, तीसरा हमने प्रबल नाभिकीय बल, और चौथा हम पढ़ेंगे दुर्बल नाभिकीय बल। तो नंबर 4 हेडिंग लगाएंगे, दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय, दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल क्या होता है, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, छोटा सा है ये। यानी ये बल किसी नाभिक के बीटा 6 पर लगता है, या बीटा 6 होने में लगता है, यूं कह दो। क्या कहा मैंने, फिर से सुना, कि जो दुर्बल नाभिकीय बल होता है, ये दुर्बल नाभिकीय बल कोई कण है और उस कण का नाभिक है, और उस नाभिक का जब बीटा 6 होगा। अब बीटा 6 क्या होता है, तो बीटा 6 का मतलब होता है कि किसी कण के नाभिक से एक इलेक्ट्रॉन और एक उदासीन कण निकले। क्या निकले, एक इलेक्ट्रॉन और एक उदासीन कण निकले, और ये जो उदासीन कण होता है इसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रिनो कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रिनो। ठीक है, तो फिर से सुनिए मैंने क्या कहा, कि तो दुर्बल नाभिकीय बल होता है, ये कहां पर लगता है, तो किसी कण के नाभिक का जब बीटा 6 होता है तो वहां पर दुर्बल नाभिकीय बल लगता है। बीटा 6 क्या कहलाता है, बीटा 6 का मतलब है कि जब किसी कण का नाभिक जो है वो एक इलेक्ट्रॉन और एक उदासीन कण का क्या करें, नाभिक एक इलेक्ट्रॉन और एक उदासीन कण का उत्सर्जन करे, तो इसे नाभिक का बीटा 6 कहते हैं साथियों। ठीक है, तो दुर्बल नाभिकीय बल क्या है, देखो लिखो, यह बल, यह बल किसी नाभिक के, यह बल किसी नाभिक के बीटा 6 पर, बीटा 6 पर क्या होता है, लगता है या उत्पन्न होता है, पर लगता है। नाभिक का बीटा 6 होता है तो वहां पर यह बल लगता है। अब बीटा 6 क्या होता है, तो आप यहां पर लिख लीजिएगा, नाभिक का बीटा 6। ठीक है, नाभिक के बीटा 6 में हम लिखेंगे कि जब नाभिक, क्या लिखेंगे, जब नाभिक एक इलेक्ट्रॉन तथा एक उदासीन कण, एक उदासीन कण का उत्सर्जन करती है, का उत्सर्जन करती है, करती है, तो इसे ही नाभिक का, नाभिक का बीटा 6 कहते हैं, इसे ही नाभिक का बीटा 6 कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिक का बीटा 6 कहते हैं साथियों। ठीक है, और ये जो उत्सर्जित होने वाले उदासीन कण हैं या जो अनावेशित कण है, इनको न्यूट्रिनो कहते हैं। तो आप यहाँ पर नोट लगा के लिख सकते हैं, उदासीन होने, सॉरी, ठीक है, कि उत्सर्जित होने वाले, उत्सर्जित होने वाले उदासीन कण, उत्सर्जित होने वाले उदासीन कण या अनावेशित कण, पर कोई आवेश नहीं है, अनावेशित कण क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिनो। ट्रिनो,
न्यूट्रिनो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिनो कहलाते। तो बीटा 6, और बीटा 6 जहां होगा वहां पर बल लगेगा कौन सा? दुर्बल नाभिकीय बल। तो दुर्बल नाभिकीय बल कहां लगेगा? किसी कण के नाभिक का जब बीटा 6 होता है तो वहां दुर्बल नाभिकीय बल लगता है। बीटा 6 का मतलब क्या है? कि नाभिक से एक इलेक्ट्रॉन और एक उदासीन कण या अनावेशित कणों का उत्सर्जित होना बीटा 6 कहलाता है। ये जो अनावेशित या उदासीन कण जो उत्सर्जित होते हैं उनको न्यूट्रिनो कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिनो कहते हैं। ठीक है, ध्यान रहे, ये जो दुर्बल नाभिकीय बल है ये गुरुत्वाकर्षण बल से तो प्रबल होता है, लेकिन विद्युत चुंबकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल से क्या होता है? दुर्बल होता है। ये बात भी आपको लिखनी है। नोट में नंबर 2 लिखेंगे। यह बल कौन सा बल? दुर्बल नाभिकीय बल। यह बल गुरुत्वाकर्षण, यह बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में तो प्रबल होता है, तुलना में तो प्रबल होता है, परंतु परंतु विद्युत चुंबकीय बल, परंतु विद्युत चुंबकीय बल एवं प्रबल नाभिकीय, कम प्रबल नाभिकीय बल की तुलना में, प्रबल नाभिकीय बल की तुलना में दुर्बल होता है, दुर्बल होता है। ठीक है, यस, फिर से बता देता हूं। हमने कहा कि दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल लगता है नाभिक के बीटा 6 पर। नाभिक के बीटा 6 का मतलब होता है कि जब किसी कण का नाभिक एक इलेक्ट्रॉन और एक उदासीन कण का उत्सर्जन करे तो उसे नाभिक का बीटा 6 कहते हैं। उस समय ये बल कार्य करता है। ये जो उदासीन कण या अनावेशित कण उत्सर्जित होते हैं उन्हें न्यूट्रिनो कहते हैं साथियों। और उसके बाद हमने ये भी बात की कि ये जो हमने ये भी बात की कि ये जो बल है कौन सा, दुर्बल नाभिकीय बल, ये गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में तो प्रबल होता है, लेकिन विद्युत चुंबकीय बल एवं प्रबल नाभिकीय बल की तुलना में क्या होता है? ये दुर्बल होता है। बात क्लियर हुई कि? ठीक है, चलिए, बात क्लियर हो गई तो इसको नोट कर लिया। हाँ, बात क्लियर है, नोट कर। ठीक है, अब देखिए ये जो हमने प्रकृति के मूल जो 4 बल पढ़े हैं, प्रकृति के हमने जो मूल 4 बल पढ़े हैं, उन 4 बलों को हम एक तुलनात्मक अध्ययन के रूप में यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन के रूप में देखेंगे। तो एक सारणी हम यहाँ पर बनाएंगे। क्या बनाने वाले हम एक सारणी बनाने वाले हैं जिसमें क्या क्या नाम लिखेंगे। देखो, एक तरफ तो लिखेंगे बल का नाम, सर तो आप लिखिए बल का नाम। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे इसकी आपेक्षिक प्रबलता कितनी है, इस किसी बल की आपेक्षिक प्रबलता। तो यहां लिखें आपेक्षिक, आपेक्षिक प्रबलता, आपेक्षिक प्रबलता। आपेक्षिक प्रबलता के बाद हम लिखेंगे उस बल की परास कितनी है, रेंज कितनी। तो हम लिखेंगे बल की परास, बल की परास लिखेंगे, रेंज लिखेंगे। और एक जिनके बीच में बल लगता है उसके बारे में लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे जिनके बीच लगता है, के बीच लगता है। ये लो, ये 4 बातें जो है वो हम यहाँ पर
लिखने वाले हैं। 4 बातें हम लाइन ले लेते हैं। ये एक सारणी, हम इन चारों जो प्रकृति के मूल बल हैं इनके बारे में हम बना रहे हैं। क्या क्या हम इसमें लिखेंगे, देखो पहले तो बल का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पहला हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। अब गुरुत्वाकर्षण बल का आपेक्षिक प्रबलता कितनी होती है, ये थोड़ा सा याद रखने वाला पोर्शन है। तो गुरुत्वाकर्षण बल की आपेक्षिक जो प्रबलता होती है, ये प्रबलता होती है 10 की घात -39। कितनी होती है? 10 की घात -39। कितनी होती है साथियों? 10 की घात -39 होती है। इसकी प्रास देखें, आपसे कहे कि गुरुत्वाकर्षण बल की प्रास कहां तक ये काम करता है, तो ये अनंत तक। ये प्रास क्या है? अनंत है भैया, रेंज अनंत तक है। किन किन के बीच में लगता है? तो विश्व के अंदर जितने भी पिंड हैं सभी पिंडों पर लगता है। तो लिखो सभी पिंडों पर। इस पर लगता है ये, सभी पिंडों पर, सभी पिंडों पर लगता है गुरुत्वाकर्षण बल। अपेक्षिक प्रबलता 10 की घात -39, प्रास होती है इसके अनंत, और किन के बीच लगता है? सभी पिंडों पर लगता है। दूसरा बल है हमारा विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल। और विद्युत चुंबकीय बल की अगर हम आपेक्षिक प्रबलता देखें तो ये होती है साथियों 10 की घात -2। याद रखना है कितनी होती है? 10 की घात -2 जो है, ये विद्युत चुंबकीय बल की आपेक्षिक प्रबलता होती है। और इसकी प्रास भी क्या होती है? अनंत तक होती है। ये प्रास भी अनंत तक होती है। और ये विद्युत चुंबकीय बल किन के बीच में लगेगा? तो भी अपन ने पढ़ा कि आवेशित कणों पर लगेगा। लिख दो आवेशित कणों पर। आवेशित, आवेशित कणों पर लगेगा। ये लगेगा आवेशित कणों पर लगता है, आवेशित कणों पर लगता है। तीसरा बल कौन सा है अपना? तो तीसरा अपना बल है प्रबल नाभिकीय बल। तीसरा बल कौन सा है साथियों? प्रबल नाभिकीय बल। और प्रबल नाभिकीय बल जो है, इसकी आपेक्षिक प्रबलता देखें तो इसकी आपेक्षिक प्रबलता होती है 1 होती है, 1 होती है। और इसकी प्रास देखें तो इसकी प्रास होती है लघु नाभिकीय आमाप। क्या होती है? लघु नाभिकीय आमाप जो है वो इसकी प्रास होती है। लघु नाभिकीय आमाप। और लघु नाभिकीय आमाप क्या होगा? वो होगा नियर बाई टेंजेंस टू पावर -15 मीटर। लगभग 10 की घात -15 मीटर। ये इसकी प्रास होती है, किसकी? प्रबल नाभिकीय बल की। और प्रबल नाभिकीय बल किसके बीच में लगेगा? तो न्यूक्लियन और भारी जो मूल कण हैं उनके बीच में लगेगा। ये लगता है न्यूक्लियन एवं भारी मूल कणों के बीच। किसके बीच लगता है? भारी मूल कणों पर। भारी मूल
कणों पर। न्यूक्लियॉन एवं भारी मूल कणों पर लगता है कौन? प्रबल नाभिकीय बल। और तीसरा बल जो है अपना वो है दुर्बल नाभिकीय बल। क्या है? दुर्बल नाभिकीय बल। बल नाभिकीय बल, जो दुर्बल नाभिकीय बल है इसकी आपेक्षिक प्रबलता होती है, ये होती है 10⁻⁻13। कितनी होती है? 10⁻⁻13 इसकी आपेक्षिक प्रबलता होती है। इसकी प्रास देखें तो ये प्रास होती है बहुत कम नाभिकीय आमाप। क्या होती है? बहुत कम नाभिकीय, कम नाभिकीय आमाप, बहुत कम नाभिकीय आमाप, नियर बाई 10⁻⁻16 मीटर। कितनी? 10⁻⁻16 मीटर के आसपास होती है। ओके, क्लियर? तो रहना, कट तो नहीं रहा है क्या? ठीक है, सही है। ओके, ठीक है। तो ये अपने 4 बल हो गए और चारों बलों के बारे में हमने यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी कर ली है। इन लाइन खींच देता हूँ ताकि ये थोड़ा सेपरेट आपको समझ में आ जाएगा, कोई ओवरलैपिंग नहीं। ठीक है, ये सारे के सारे सेपरेट हो गए। ठीक है, तो बल का नाम आ गया अपेक्षित प्रबलता, प्रास और जिनके बीच में लगता है। तो दुर्बल नाभिकीय बल की हम बात कर रहे थे, और जो दुर्बल नाभिकीय बल है ये इसकी आपेक्षिक प्रबलता 10⁻⁻13, प्रास हमने देख दी बहुत कम होती है, नाभिकीय आमाप नियर बाई 10⁻⁻16 मीटर होती है। और ये किन पर लगता है उसकी बात करें तो इलेक्ट्रॉनों एवं न्यूट्रिनो पर लगता है। तो लिख दो इलेक्ट्रॉनों, इलेक्ट्रॉनों एवं न्यूट्रिनो पर, एवं न्यूट्रिनो पर। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो कौन है? अनावेशित कण है, अनावेशित या उदासीन कण जिनको न्यूट्रिनो कह रहे थे। ठीक है, तो पूरी की पूरी सारणी नोट कर लो, सारणी क्या कर लो भाई? नोट कर लो। इसके बाद में हम संतुलन के आधार पर जो है वो बलों के प्रकार और देखने वाले हैं। के आधार पर? संतुलन के आधार पर। इतना अगर आपने नोट कर लिया है तो अब हम जो है वो इस पॉइंट के बल वाला जो बिंदु है इसके आखिरी पड़ाव की ओर अपन बढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो अब लिखिए साथियों, संतुलन के आधार पर बलों के प्रकार। संतुलन के आधार पर, संतुलन के आधार पर बलों के प्रकार, बलों के प्रकार। संतुलन के आधार पर अगर हम बलों के प्रकार देखें तो संतुलन के आधार पर बलों के प्रकार होते हैं साथियों दो। कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो हो जाएगा संतुलित बल, हो जाएगा संतुलित बल, और एक हो जाएगा असंतुलित बल। दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका असंतुलित बल। दूसरा हो जाएगा असंतुलित बल। ठीक है, अब संतुलित बल और असंतुलित बल दोनों का मतलब क्या है देखिए। संतुलित बल के लिए तो हम कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर दोनों तरफ से लगाया गया बल बराबर हो, यानी किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल आपने इधर से लगाया, 1 न्यूटन बल आपने इधर से लगाया, तो दोनों तरफ से लगाया गया बल जो है वो क्या हो गया?
निरस्त हो गया, यानी कि परिणामी बल का मान शून्य हो गया, 1 न्यूटन इधर से 1 इधर से, बैलेंस हो गया, वो संतुलित बल हो गया। तो ऐसी स्थिति में कोई वस्तु जो है उसकी स्थिरावस्था या गति अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि संतुलित बल एक ऐसा बल होता है जो वस्तु की विराम अवस्था या वस्तु की गतिशील अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो इसके नीचे यह ऐसा बल होता है, ऐसा बल होता है तो वस्तु की, तो वस्तु की विराम अवस्था, विरामावस्था, तो वस्तु की विरामावस्था या गतिशील अवस्था में, विरामावस्था या गतिशील अवस्था में, गतिशील अवस्था में कोई परिवर्तन करने में, कोई परिवर्तन करने में सक्षम नहीं होता है, सक्षम नहीं होता है। कौन सा बल कहलाता है? संतुलित बल कहलाता है। क्या काम ने कि बल जो ना तो वस्तु की गतिशील अवस्था को स्थिर में ला रहा है और ना वस्तु की स्थिर अवस्था को गतिशील अवस्था में ले जा सकता है, वो संतुलित बल कहलाता है। क्या कहलाता है? संतुलित बल। और असंतुलित बल क्या होगा? असंतुलित बल ऐसा बल होगा जो कि क्या होगा, वस्तु की विरामावस्था या गतिशील अवस्था में परिवर्तन करने में सक्षम होता है। क्या आगे लिखो, यह ऐसा बल होता है, यह ऐसा बल होता है, यह ऐसा बल होता है जो तो वस्तु की, तो वस्तु की विरामावस्था, वस्तु की विरामावस्था या गतिशील अवस्था में, गतिशील अवस्था में परिवर्तन करने में सक्षम होता है, सक्षम होता। क्या कहलाता है? असंतुलित बल कहलाता है। ठीक है, देखो दिख रहा है क्या? तो इसी, ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है। इस वस्तु पर हमने इधर से 1 न्यूटन का बल लगाया, कितना बल लगाया? 1 न्यूटन। और सामने की तरफ से भी हमने 1 न्यूटन का बल लगा दिया। इधर से 1 न्यूटन का बल लगा रहे उधर, उधर से 1 न्यूटन का बल लगा रहे उधर, यानी दोनों तरफ से लगाया गया बल क्या हो गया? समान हो गया। क्या हो गया? समान हो गया। यहीं पर देखिए यहां क्या होता है मामला, देखो भाई असंतुलित बल में क्या सीन हो जाता है, देखो असंतुलित बल में क्या हो रहा है, इधर से आपने 1 न्यूटन बल लगाया, ठीक है, 1 न्यूटन, और सामने की तरफ से बल लग रहा है कितना? 2 न्यूटन। तो यहां पर क्या परिणामी बल शून्य होगा क्या? नहीं, इधर से लगाया गया बल कम है, उधर से लगाया गया बल ज्यादा है,
1 न्यूटन से 1 न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, फिर भी उधर से लगने वाला बल 1 न्यूटन ज्यादा है, और 1 न्यूटन ज्यादा है तो किधर ज्यादा है, इधर की ओर ज्यादा है, इधर की ओर लग रहा है ना, तो इधर की ओर ज्यादा है, तो वस्तु का विस्थापन इधर की ओर होगा। तो जहां दोनों तरफ से लगाए गए बल बराबर हो, संतुलित हो जाए, यानी परिणामी बल 0 हो जाए, वो संतुलित बल होगा। जहां पर लगाए गए बल यानी कि परिणामी बल 0 नहीं हो, किसी एक तरफ से ज्यादा बल हो, दूसरी तरफ से कम बल हो, वो असंतुलित बल कहलाता है। क्या कहलाता है? असंतुलित बल कहलाता है। ठीक है, अब इन्हीं के नीचे आपको लिखना है, मैं संतुलित बल का इसके नीचे और असंतुलित बल का इसके नीचे लिख रहा हूं, यहां ध्यान रखना। तो संतुलित बल में तो डायग्राम के नीचे क्या आ जाएगा? वस्तु स्थिर। वस्तु क्या होगी इसमें? तो संतुलित बल है तो वस्तु स्थिर, तो क्या हो गई? स्थिर। जबकि असंतुलित बल में वस्तु क्या रहेगी? गतिशील, क्योंकि किसी एक तरफ बल ज्यादा है, तो जिस दिशा में बल ज्यादा है उधर वस्तु गतिशील हो गई, वस्तु गतिशील। असंतुलित बल के नीचे लिखेंगे कि वस्तु गतिशील। इधर क्या हो रहा है? इधर 1 न्यूटन बराबर 1 न्यूटन हो रहा है, यानी कि यहां पर परिणामी बल क्या हो रहा है? 0। यानी कि यहां पर परिणामी बल का मान क्या हो रहा है? दोनों और 1 न्यूटन 1 न्यूटन 1 न्यूटन से 1 न्यूटन कैंसिल, तो परिणामी बल क्या हो गया? ये हो गया। यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, असंतुलित बल में ऐसा नहीं हो रहा है। इधर से 1 न्यूटन बल लग रहा था तो उधर से 2 न्यूटन लग रहा है, यानी कि यहां पर परिणामी बल जो है, परिणामी जो बल है वो 0 नहीं है, परिणामी बल कुछ है, परिणामी बल कुछ है, कुछ में वो कितना भी हो सकता है, लेकिन परिणामी बल कुछ है, 0 नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका? कि परिणामी बल क्या नहीं है? परिणामी बल 0 नहीं है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि F बराबर 0, यानी कि बल 0 आ रहा है। ठीक है, तो विस्थापन भी क्या हो गया? तो विस्थापन 0। F बराबर 0, जब बल ही 0 है तो क्या वस्तु अपने स्थान से हिलेगी? क्या नहीं हिलेगी, तो विस्थापन भी 0 हो जाएगा। यानी कि फाइनली परिणाम क्या आएगा यहाँ पर? तो संतुलित बल में फाइनली परिणाम आएगा कि वस्तु स्थिर रहेगी, वस्तु स्थिर, यानी वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इधर अगर हम देखें तो यहाँ पर F कुछ ना कुछ है, यानी F बराबर नॉट इक्वल टू 0, F 0 नहीं है, और F 0 नहीं है तो विस्थापन कुछ होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विस्थापन कुछ, विस्थापन यानी x, तो विस्थापन क्या होगा? कुछ होगा, और विस्थापन कुछ है, इसका मतलब वस्तु गति करेगी, इसका मतलब परिणाम क्या होगा? तो फाइनली असंतुलित बल का परिणाम क्या होगा? तो परिणाम होगा कि वस्तु गतिशील होगी। वस्तु क्या होगी? तो वस्तु गतिशील। परिणाम क्या आएगा? फाइनली वस्तु क्या होगी? गतिशील होगी। बात क्लियर है? यस। तो ये था अपना संतुलित और असंतुलित बल। साथियों, इस तरह से अपना जो बल वाला पोर्शन है वो यहाँ पर अपना कंप्लीट हो जाता है। हमने बल के अंदर सबसे पहले बल की परिभाषा पढ़ी, फिर हमने देखा कि ये सदिश है, फिर हमने उसका मात्रक न्यूटन देखा, प्रतीक F देखा, फिर हमने उसकी विमा MLT-2 हमने देखी, उसकी व्युत्पत्ति हमने देखी कि किस प्रकार से होती है। फिर हमने 2 प्रकार के बल देखे, स्पर्शी, अस्पर्शी। स्पर्शी में हमने 4 बलों के बारे में डिस्कस किया, और अस्पर्शी जो थे के अंदर भी हमने 4 के बारे में डिस्कस किया। ये जो अस्पर्शी हैं ये मूल रूप से प्रकृति के मूल बल हैं, जिनमें पहला हमने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा, दूसरा हमने विद्युत चुंबकीय बल पढ़ा, तीसरा हमने प्रबल नाभिकीय बल पढ़ा, और चौथा हमने दुर्बल नाभिकीय बल पढ़ा। इसके बाद हमने जो है इनके बीच में क्या संबंध है, इनकी प्रास क्या है, ठीक है, किन के बीच में लगते हैं, इस पर हमने चर्चा की। और बाद में हमने यहाँ पर जो है वो संतुलन के आधार पर बलों के प्रकार देखे, जिसमें एक संतुलित बल है और एक असंतुलित बल है, इनके बारे में हमने देखा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाना। एग्जाम में आपके 1-2 क्वेश्चन जो भी यहाँ से आएंगे वो डेफिनेटली आपके जो है वो बल से आने वाले क्वेश्चन आपके सही होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में अगले बिंदु के साथ, और अगला बिंदु अपन जो रखने वाले हैं वो अपना रहेगा गति। ठीक है भाई, बल के बाद में गति, और उसमें हम न्यूटन की गति के नियम जो है वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आपको कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा साथियों, और प्ले स्टोर पर जाकर एग्जाम क्रांति 4.0 का अपना ऐप है उसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ में आप लोग फॉलो कर सकते हैं मुझे टेलीग्राम पर, एग्जाम क्रांति 4.0 के नाम से टेलीग्राम है, और इंस्टाग्राम भी इस नाम से है, जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।